आभा सीएस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र। ये जनरल साइंस का टॉपिक है। जनरल साइंस की जो श्रृंखला चल रही है उसी में अगला भाग। और ये जो आगामी परीक्षा होगी यूपीपीसीएस प्री जो 2024 में होने वाली है उसके लिए, और जो आरओ जो अब आने वाला है उसके लिए, मतलब किसी भी पीसीएस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है साइंस, और ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी का हम शुरू करेंगे। इससे ना आपको 2 से 3% हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। और इससे जो अभी हम करेंगे कम से कम 80% है जो इससे हम सॉल्व करेंगे। 80 क्वेश्चंस को हम पीवाईक्यू को अभी सॉल्व करेंगे। तो आप पहले हम इसे पढ़ते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस है फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहना। अभी शुरू करते हैं हम परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। अब ये नाम याद रखना, ये नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कौन सा नाम है? विलियम हार्वे। ठीक है, तो विलियम हार्वे द्वारा एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों, जो 3 भाग होते हैं कौन कौन से, हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। किस किस में? एक तो हृदय में, रुधिर में और रुधिर वाहिनियों में, जिसमें से रुधिर जो रक्त होता है वो बहता है, ब्लड जो फ्लो करता है उन्हें बोलते हैं वाहिनियाँ। तो और जो रक्त हो गया एक, और दूसरा हो गया हृदय, इन तीनों में बांटा जाता है। अब मानव जो हृदय होता है छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। जो हमारा हृदय है वो कहाँ पर होता है? छाती के मध्य में होता है। मध्य में भी थोड़ा सा बाईं ओर होता है, पूरा मध्य में नहीं होता, मध्य में थोड़ा बाईं ओर होता है। अब पेशीय ऊतकों का बना यह अंग, पेशीय ऊतक मतलब इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती, बस पेशियाँ ही होती हैं इसमें। और यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है, ठीक है, जिसे हृदयावरण कहा जाता है। ठीक है, पेरिकार्डियम इसे बोला जाता है इंग्लिश में, हृदय आवरण। इसी से हृदय हमारा घिरा रहता है। इसमें पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है। तो कौन सा द्रव्य भरा होता है? पेरिकार्डियल। बस ये नाम याद करते रहना, और इसकी स्थिति कहाँ पर है बस ये ध्यान रख करते रहना। जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है, जो पेरिकार्डियल जो द्रव होता है, जो उसका काम क्या होता है, जो बाह्य आघात होते हैं उससे, जैसे आपके दोस्त ने आपको तेज़ी से धक्का मार दिया तो आपके दिल में चोट लग सकती है। तो वो चोट लगेगी नहीं, क्यों? क्योंकि आपका दिल के में क्या है, पेरिकार्डियल द्रव होता है उसके चारों तरफ, जिससे आपको जो ये शॉक एब्जॉर्व का एक काम, इसकी तरह शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है। ठीक है, और चलते हैं। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। ये सभी को पता होता है, 4 प्रमुख कक्ष होते हैं, छठी क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है, 7वीं में। अब 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद कहते हैं। तो दायां और बायां अलिंद बोला जाता है इन्हें, ऑरिकल, एट्रियम। ठीक है, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां और बायां निलय बोला जाता है। तो एक होता है अलिंद और एक होता है निलय। तो जो दायां और बायां होंगे, ठीक है, 2 ऊपरी कक्षों वाले में दायां और बायों को बोला जाता है अलिंद, और जो निचले वाले को बोला जाता है निलय। और निलय को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। एक हमारा ये जो हृदय का आकार होता है वो हमारी मुट्ठी जितना होता है, और उसका जो वजन होता है वो 250 से 300 ग्राम तक का होता है। तो आप ध्यान रखना ये। तो अलिंद ध्यान रख लेना, निलय ध्यान रख लेना, क्या क्या होता है। नीचे वालों को निलय बोला जाता है, ऊपर वालों को अलिंद बोला जाता है। अब सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है ये पूछा जाता है, कि कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार धड़कता है। अब हृदय में एक स्पंदन यानी जो बीट होती है, जब धड़कता है, धक धक जब करती है, उसकी समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। तो कार्डियक साइकिल जिसे बोला जाता है, तो कौन सा होता है? जब एक बार धड़क गया और उसके बाद फिर धड़केगा, तो उसको जो बीच में होता है उसे बोला जाता है हृदय चक्र। तो हृदय में एक स्पंदन, एक बीट की समाप्ति से लेकर, बीट समाप्त हो गई उसके बाद अगले स्पंदन की समाप्ति तक जो होता है उसे बोला जाता है हृदय चक्र। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है, प्रमुख कार्य सुन लेना, शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना होता है। दिल का बस एक ही काम होता है, सब जगह रक्त फ्लो करना। अब हृदय से रक्त धमनियों द्वारा, अब जैसे हृदय हो गया, अब हृदय से पूरे शरीर में किसकी मदद से जाएगा? तो वो हो जाएगा रक्त धमनियों द्वारा। तो रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा वहाँ से शिराओं के द्वारा वापस आता है। तो दो चीज़ें, आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, जाता किससे है और आता किससे है। दिल हो गया बीच में, दिल से पूरे शरीर में जाएगा रक्त धमनियों से। अब रक्त धमनियों से वापस नहीं आएगा, ये जाने का रास्ता, और आने का कौन सा है? शिरा। ठीक है, शिराओं से वापस दिल में जाएगा।
तो दिल हो गया, दिल से गया आपका रक्त धमनियों में, और रक्त धमनियों से के बाद ये जो शिरा होती हैं, शिरा से आपका आ जाएगा हृदय में वापस। तो रक्त हृदय से कहाँ जाएगा? रक्त धमनियों में। फिर जो ब्लड है वो शिराओं से आएगा हृदय में। तो ये दो चीज़ों पर ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। रक्त धमनियाँ क्या होती हैं, शिराएँ क्या होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त जो ऑक्सीजनरेटेड ब्लड जो होता है वो क्या होता है? उसे शुद्ध बोला जाता है। यानी वैसे तो ऑक्सीजनरेटेड होता है और डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनरेटेड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो ऑक्सीजनरेटेड ब्लड को शुद्ध ब्लड रक्त बोला जाता है। तो ऑक्सीजनरेटेड रक्त में होता है, फेफड़ों से हृदय में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, फेफड़ों से हृदय में आता है। समझे? ऑक्सीजनरेटेड ब्लड यानी फेफड़ों, आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था पिछली बार कि ऑक्सीजन कहाँ आती है? फेफड़ों में आ जाती है। अब फेफड़ों में ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत से छोटी छोटी होती हैं, 15 करोड़ तक की, और उस ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ऑक्सीजन भर जाती है। तो वही वाला फिर जो ब्लड होता है उसी को बोला जाता है ऑक्सीजनरेटेड, और वही फेफड़ों से कहाँ पर आता है? दिल के वहाँ आता है। अब हृदय एक रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। हृदय क्या करता है? इस रक्त को धमनियों द्वारा, जो अभी हमने देखी थी धमनियाँ, उसके द्वारा इसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है। तो जो विभिन्न भागों द्वारा जो रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है तो उसका हम यूज़ कर लेते हैं। और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त जो होता है वो शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। अब यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त, ठीक है, यहाँ पर था आपका शुद्ध रक्त, और यहाँ पर है अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन रहित रक्त, ठीक है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑक्सीजन वैसे तो ऐसे इसी से ही ध्यान रख लेना, ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन युक्त। इसे ये फिर किससे आता है? शिराओं से। अभी हमने देखा वो किससे जाता है, वो जाता है धमनियों से, और वापस किससे आता है? शिराओं से। ठीक है, शिराओं से हृदय की ओर वापस आता है। अब हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है। अब कहता है भाई ले, इसमें से जाओ ऑक्सीजन भर लाओ इस रक्त में, और ये हृदय क्या करेगा? उसे फेफड़ों को वापस भेज देगा। अब इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब रक्त के बारे में देखते हैं, पूरा हो गया। जो ब्लड होता है वो क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल का मतलब होता है लिक्विड, संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को, उसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो रक्त आपका होता है तरल संयोजी उत्तक होता है। इससे प्रश्न भी बना है, इसलिए इसे ध्यान से सुन लेना। यह एक क्षारीय विलयन है। ठीक है, क्षारीय होता है, ये एसिड नहीं है। तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। अब इसको ध्यान रख लेना, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगर आपके पूरे रक्त शरीर को निचोड़ दिया जाए तो उसमें से 5 से 6 लीटर ही खून निकलेगा बस। अब पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। ठीक है, अब रक्त के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। तो आप रक्त कणिकाएं ध्यान रखना। पहला होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो प्लाज्मा हो गया और रक्त कणिकाएं हो गया। अब कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग जो रक्त कणिकाएं होता है। तो सबसे ज़्यादा कुल रक्त का जो होता है 55% भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% भाग आपका होता है रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ाई होगा, आरबीसी होता है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा होता है श्वेत रुधिराणु, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। यहाँ देखो आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जितनी भी यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं जो आपको ये लंबी सी दिखाई दे रही है पाइप टाइप सी, ये ब्लड वेसल है, और इसके अंदर आपका पूरा प्लाज्मा भरा हुआ है। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है ये रसना जैसा, ये आपका प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा है, देखो ये रहा, प्लाज्मा है आपका। जितना भी रसना जैसा दिख रहा है ये लिक्विड होता है, इसी में आपके ब्लड जो प्लेटलेट्स होती हैं और आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो फ्लो करती हैं। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये जो ऐसे दिख रही हैं आपको, ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये वाली, ये वाइट ब्लड सेल है। समझे? डब्ल्यूबीसी हैं ये वाइट ब्लड सेल, और ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लड वेसल है, ये जो बनी हुई है, कहते हैं जिसे नस बोला जाता है, कहते हैं नस कट गई, यही वाला। और ये आपको जो दिख रही हैं लाल लाल सी, जितनी भी लाल लाल सी हैं ये आपकी हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं जितनी भी आपको दिख रही हैं। और ये जो दिख रही हैं ये वाली पीछे जो है वो डब्ल्यूबीसी है। अब इसके बाद आपके ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये रही प्लेटलेट्स जो कीड़े टाइप की लग रही हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। और ये पूरा जो रसना जैसा पानी है, लिक्विड है, इसे बोला जाता है प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में ये पूरी बह रही हैं।
समझे। तो ये होता है पूरा ब्लड का आपका स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पूरा फिगर देख लिया है। इसमें हमने देख लिया था लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा में जो प्लाज्मा दिखाया था, जो रूह अफ़ज़ा शरबत जैसा लग रहा था, उसमें 51 से 52% जल होता है। ठीक है, तो पूरा पानी ही होता है। 51 से 52%। कहते हैं ना पानी हम क्यों पीते हैं, क्या करेगा पानी शरीर में जा कर के, तो यही होता है। आप जो पेशाब करते हो उसमें भी है ना, आधे से ज़्यादा पानी ही होता है, 90% पानी ही होता है। समझे, तो पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पानी पीते हैं। और शेष 8 से 9% भाग में ना विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? 8 से 9%। लाल रुधिर जो होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी जो होती हैं, वो केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ कशेरुकी होते हैं उसी के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। तो 40% आपकी आरबीसीस होती हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होता है। जो पूरा जो रुधिराणु होता है उसमें से ज़्यादातर 90% भाग क्या होती हैं? लाल रुधिराणु होती हैं। अब इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और इसी की वजह से जो उसका जो रंग होता है लाल दिखाई देता है। रक्त का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में देखा था हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन में जुड़ने की जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा क्षमता आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम है वही होता है, लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उसका रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, तो सबसे पहला तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में भी जो हीम होता है उसमें तो जो पदार्थ पाया जाता है उसका रंग लाल होता है और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। जो भी प्रतिरक्षा होती है उसके, जो भी आपका इम्यून सिस्टम है तो उसके लिए जो कार्य करेगा वो आपका करता है श्वेत रक्त कणिकाएं। आरबीसीस ये काम करती हैं। आरबीसीस आपके रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? वीर सिपाही या सैनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वीर सिपाही या सैनिक बोला जाता है। अब प्लेटलेट्स का प्रमुख जो योगदान होता है वो रक्त का थक्का बनाने में होता है। तो तीसरा जो पार्ट होता है प्लेटलेट्स, तो उसका जो काम होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाना। जैसे अगर आपके हाथ में चोट लग गई, ठीक है, तो रक्त बाहर बह रहा है, तो ये क्या करेंगे? वहाँ पर प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी और जालीदार एक स्ट्रक्चर बना देंगे तो वही जो होती हैं जिसे आप उखाड़ के फेंक देते हो, बाद में चोट लग जाती है, तो वही रक्त का थक्का होता है और वो कौन बनाता है? प्लेटलेट्स बनाती हैं। अब एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसीस होती हैं वो लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होता है। ठीक है, तो कितनी होती है सामान्य मनुष्य में? आरबीसीस 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती हैं। स्त्रियों में थोड़ा सा कम हो जाता है। अब श्वेत रक्त कणिकाएं जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती हैं। तो ये थोड़ी सी कम होती हैं, 5000 से 11000। अब इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स, कुल आरबीसीस का 60 से 70% तथा सबसे कम बेसोफिल्स होती हैं। अभी दो टाइप हैं इसके, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। तो इसको दोनों को ध्यान रख लेना। तो न्यूट्रोफिल्स सबसे सर्वाधिक संख्या में होती हैं और सबसे कम कौन सी होती हैं? बेसोफिल्स होती हैं। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स हैं। तो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी हैं वो कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। तो यह सब आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। मोनोसाइट, बेसोलिस, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे नाम आपको याद कर रखने पड़ेंगे। अब प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। जो प्लेटलेट्स होती है, जब डेंगू हो जाता है तो डेंगू होने की वजह से जो रोग होता है मच्छर काटने की वजह से, तो उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। तो वही जो मात्रा कम हो जाती है ना, तो इसी की मात्रा वो कम हो जाती है। 1.5 लाख से 5 लाख से वो गिरकर बहुत कम हो जाती है। जब रक्त की जांच होती है फिर बोलते हैं ना, जब कोई भी आम बंदा बोलता है 1.5 लाख से बिल्कुल ही 1 लाख रह गई है, इतना रह गई है, तो वो यही चीज़ बोलते रहते हैं। ठीक है, कि इतनी कम हो गई है। उसको बढ़ाने के लिए ही फिर आपको दवाई दी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें पीने के लिए बोला जाता है जिससे वो ठीक हो जाती हैं। इसी वजह से जो डेंगू बुखार होता है वो बहुत खतरनाक होता है। डेंगू बुखार में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत गिर जाती हैं, समझे। तो इसी वजह से जान भी जा सकती है उसकी वजह से। इसलिए प्लेटलेट्स को बहुत 1.5 से 5 लाख तक रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगला आता है लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकसित होती हैं।
जो बोन मैरो होता है, मैं आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ बोन मैरो का। यहाँ पर देखिए रहा बोन मैरो, ठीक है। तो ये पूरा बोन है, एक बोन होता है और ये बोन मैरो ही कहते हैं इसे। तो अगर आप इसे काटोगे, देखो ये जो छोटा वाला पीला पीला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा करके दिखाया है, तो ये जो पीला पीला हिस्सा वाला है इसे क्या बोलते हैं, येलो मैरो, ठीक है। इसे येलो मैरो मैरो बोलते हैं। और ये जो लाल लाल है आपको, तो यहाँ पर ये रहा आपको जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये आपका ब्लड वेसल्स है। और यहाँ पर ये लाल लाल जो है ये यहाँ पर ये बन रहा है, ये आरबीसी यहाँ पर बन रही है वो बोन मैरो के अंदर। तो ये रेड मैरो, तो येलो मैरो और रेड मैरो। और ये कॉम्पैक्ट बोन है और आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये। तो ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बोन होती है, बोन के अंदर ही आपका क्या बनता है, आरबीसी बनती है, ठीक है। इसी को बोला जाता है बोन मैरो। तो ये लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकसित होती हैं। अब इनका जीवन काल जो होता है वो लगभग 120 दिनों का होता है। इनका जीवन काल जो होता है वो क्या होता है, 120 दिन होता है। अब तिल्ली या पिलीहा जो स्प्लीन होता है वो पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। अब ये ध्यान दे लेना, जो पिलीहा होता है, स्प्लीन जो होता है, वो पुरानी जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने का कार्य ये करती है। तो आपको ध्यान देना, यहाँ पर जो पिलीहा से एक प्रश्न बन सकता है और शायद बना भी हुआ है, तो पुरानी जो रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है श्वेत रक्त। अब आरबीसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये होती हैं कणिका में और कणिका विहीन, एक जिसमें कणिका होती हैं और जिसमें कणिका नहीं होती हैं। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीन होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये कणिका में श्वेत रुधिराणु है, ठीक है, आरबीसीस हैं। और जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये जो हैं वो है कणिका विहीन रक्त कोशिकाएं होती हैं, समझे। तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जो लिम्फोसाइट होती हैं वो किसका निर्माण, इसका निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है, तो प्लीहा में होगा, लसिका ग्रंथि में होगा, अस्थि मज्जा में होगा, थाइमस ग्रंथि में होता है। और रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकेमिया कहलाती है। यानी अगर आरबीसी अगर ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगी तो इसकी बीमारी हो जाएगी और इस बीमारी को क्या बोला जाएगा, ल्यूकेमिया। तो ये ध्यान देना, आरबीसीस का अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो रोग होता है उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ये रोग का नाम याद कर लेना। इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं, ठीक है, ब्लड कैंसर हो जाता है इसकी वजह से। और जो ल्यूकेमिया है वो एक तरह से रक्त कैंसर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर, जो रक्त ग्लूकोज स्तर होता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, जो रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा है उसे देखने के लिए किससे मेजर किया जाता है, उसको मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। जो सामान्य मात्रा होती है कि कितनी मिठास है रक्त में ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। आपने देखा होगा जिन्हें डायबिटीज़ वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन उन्हें दिया जाता है, उनका हार्मोन कम हो जाता है। दो टाइप की डायबिटीज़ होती है, ये रहा लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तो रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए, जो उसे मापने के लिए क्या होता है, अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। और वो कौन सा हार्मोन नाम होता है, इंसुलिन। इस हार्मोन की कमी के कारण अगर ये हार्मोन कम ही हो जाए इसमें, तो क्या हो जाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे मधुमेह, डायबिटीज़ मेलिटस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो ये वाला रोग होगा तो कब होगा, मधुमेह, डायबिटिक मेलिटमस कब होगा, जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा जब अत्यधिक हो जाएगी तब ये रोग होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्तदाब, जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है, 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं। जो धमनियां होती हैं उसमें रक्तदाब की कितनी अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब, ठीक है, और दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। प्रकुंचन यानी जब दबता है, प्रसारण जब वो फैलता है, तो उसे दो प्रकार का दाब होता है। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। तो कितना होता है, 120 मिलीलीटर
और 80 मिलीलीटर। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों ए बी और ओ की खोज की थी। तो ये पूछा जाता है पेपर में, किसने खोज की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी 4 रक्त समूह, जिसमें से पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर रक्त दाब को जो डॉक्टर किस में मापते हैं, कौन सा यंत्र होता है वो? स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। कौन सा यंत्र होता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। इस यंत्र को याद कर लेना, डॉक्टर इसी से ही आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नापता है। अब जब लैंडस्टीनर ने जो खोज कर ली थी उसके बाद क्या हुआ, लैंडस्टीनर और वीनर ने दो, अब लैंडस्टीनर वही पहले वाला और दूसरा उनका दोस्त वीनर, इन्होंने ना एक रीसस बंदर था, ठीक है, रीसस बंदर, इस बंदर में रक्त में RH फैक्टर की खोज की। ठीक है, ये एक तरह का फैक्टर है, RH फैक्टर इसे नाम दिया गया है। और ये किस में खोज किया गया था? रीसस बंदर में। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइको प्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है। तो जो RBC होता है, RBC लाल रक्त कणिका, उसमें क्या उपस्थित होता है? उसमें उपस्थित होता है ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, इसी ग्लाइको प्रोटीन के कारण है ना जो खून होता है रक्त में विभिन्नता पाई जाती है। अब जिसे एंटीजन या प्रतिजन बोलते हैं, एंटीजन बोला जाता है। एंटीजन ज़्यादा याद रखना, वो हिंदी तो प्रतिजन ऐसी इसी का ही रूप बनाती है। तो एंटीजन होता है और ग्लाइको प्रोटीन के कारण होता है ये। अब यह 2 प्रकार का होता है, जो एंटीजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एंटीजन ए और एक दूसरा होता है एंटीजन बी। अब एंटीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति बोल रहा है यहाँ पर, अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। यानी एंटीजन जब नहीं होता, अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, वही प्लाज्मा जो हमने देखा था रूह अफ़ज़ा जैसा था, उसको क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बोला जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसी तरीके से ही होता है जैसे कि एंटीजन होता है, लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग है, तो ध्यान देना, एंटीबॉडी अलग है, एंटीजन अलग है। तो ये एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए व एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। ठीक है, तो जो अभी हमने खून वाला पढ़ा था ए बी और ओ, तो इसी में पहले वाले में बताया जा रहा है कि एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। जबकि बी वाले में क्या होता है? एंटीजन बी व एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। और रुधिर वर्ग जो ए बी होता है तीसरे वाले में, उसमें होता है एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। जबकि रुधिर वर्ग जो ओ होता है, चौथा जो होता है, उसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। अब रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही तथा रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वग्राही और सर्वदाता किसे बोला जाता है? तो जो ए बी होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो उसे वो कौन होगा? सर्वग्राही होगा। सर्वग्राही मतलब किसी का भी खून अपने अंदर ले सकता है। लेकिन अगर किसी का कोई ओ है, किसी का जो ब्लड ग्रुप ओ है, वो होता है सर्वदाता, वो किसी को भी दे सकता है। तो यही बोला जाता है। अब किसी शरीर में बाहर से रक्त छड़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है। अगर कहता है ना बाहर से ब्लड छड़ता है तो ये देखा जाता है, जिसमें निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। तो अगर ये चार्ट है, ये रक्तदाता समूह है ए बी और ओ, और प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। प्राप्तकर्ता कौन कौन रख सकता है ए को, ये यहाँ पे बताया गया है। जैसे अगर ए है, रक्तदाता समूह ए है, तो ये ए को दे सकता है, हाँ। बी को दे सकता है? नहीं, बी को नहीं देगा। ए को दे सकता है? हाँ, ए को दे सकता है क्योंकि इसमें ए आ रहा है। और ओ को नहीं दे सकता। तो यही चीज़ है। अब कोई बी वाला रक्तदाता है, तो रक्तदाता अब क्योंकि इसमें तो बी है तो ए को नहीं दे सकता। बी को दे सकता है क्योंकि इसमें बी है। अब इसमें ए बी को भी दे सकता है क्योंकि इसमें बी है, और ओ को नहीं दे सकता। और ऐसे ही ए बी जो होता है, इसमें ए को नहीं दे सकता, ऐसे ही बी को भी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें दोनों चाहिए। दोनों किस में होते हैं? ए बी वाले में होता है। अब क्योंकि इसमें ओ में तो किसी का भी नहीं होता। अब जो ओ होता है वो हमने देखा सर्वदाता होता है, तो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को तो दे ही सकता है। तो बस ये इतना ईजी सा था। अब बर्नस्टीन के अनुसार, बर्नस्टीन एक और बंदा आ गया, आपको ध्यान देना है। ए बी और रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। ठीक है, ए बी और ओ जो रुधिर वर्ग होता है वो एक आनुवंशिक लक्षण होता है। जनक जो माता पिता होते हैं कि रुधिर वर्ग को उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है। यानी अगर आनुवंशिक होता है जो माँ बाप से बच्चों में जाता है, तो रुधिर वर्ग देखते हैं किसके कौन सा जाता है। जैसे माता पिता के रुधिर वर्ग, जैसे माता का और पिता,
पहला वाला माता है, दूसरा वाला पिता है। तो अगर दोनों का ओ होगा तो संभव होगा कि ओ ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन असंभव होगा कि उसका ए बी नहीं हो सकता। अगर दोनों ओ हैं तो ओ ही होगा, ये इसमें बताया गया है। और अगर माता का अगर ओ है और पिता का ए है, ठीक है, तो आपका या फिर दोनों का ए है, तो आपका हो संभव है कि आपका ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। असंभव है कि आपका कभी बी नहीं होगा और कभी ए नहीं होगा। ये पूछा जाता है कि क्या असंभव नहीं होगा, क्या संभव नहीं हो सकता, तो बी और ए बी तो हमेशा हो ही नहीं सकता अगर ओ ए और ए है तो। अब ऐसे यहाँ पर ओ बी हो गया और बी भी हो गया, तो ये ओ तो हो ही सकता है और यहाँ पर बी भी हो सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता। ऐसे अगर माता का ए होगा, पिता का बी होगा, तो संभव है कि ओ तो हो ही सकता है और ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे असंभव में कुछ भी नहीं है, सारे संभव हैं। अब किसी का अगर माता का ओ है और पिता का ए भी है तो क्या हो जाएगा, संभव है कि ए तो होगा ही होगा और बी भी होगा। क्या असंभव होगा, क्या नहीं हो सकता, ओ और ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें कि किसी का ए है और ए बी है, फिर बी और बी है और ए बी और ए बी। अगर माता का ए है और पिता का ए बी है, माता का बी है, पिता का ए बी है, माता का ए बी, पिता का ए बी। अगर ऐसा हो सकता है तो संभव है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। असंभव है तो ओ कभी नहीं हो सकता। बस ये इतना ईजी था, इसको बस याद करना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और इस वाले चार्ट में हमारा दे रखा है कि मानव रुधिर जो प्लाज्मा जो हमने देखा था, प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड कॉर्पल्स जो होते हैं वो 45% होती हैं। इसमें से जल 51% होता है प्लाज्मा में और कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये हमने देख लिया था। और जो रुधिराणु होता है उसमें प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं और डब्ल्यूबीसी होती हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, कणिका में श्वेत रुधिरिकाएँ और दूसरा होता है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु, ठीक है, कणिका में और कणिका विहीन। अब कणिका में कौन कौन से आते हैं, इओसिनोफिलस, बेसोफिलस और न्यूट्रोफिलस होता है। और कणिका विहीन में आता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी पढ़ लो, आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और सभी चीज़ें ये याद करनी पड़ेंगी। तो हमारा ये पूरा हो गया साइंस का रक्त परिसंचरण तंत्र, हमने पूरा देख लिया है। अब इसी से देखो आपके अभी अब 80 क्वेश्चन हमें करने हैं, अभी 80% इसके करने हैं। और आप देखोगे इससे ना बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं इसी से ही। और पीसीएस में तो है ना भरमार होती है इनके प्रश्न की। तो आप जब मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा इसके प्रश्न की पीवाईक्यू की, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।